आफ्टरनून सर। लोग कंट्री में हो तो हो सकता है कि मॉर्निंग हो इवनिंग हो कुछ भी हो सकता है, तो नमस्ते। स्वागत है। यस। कुछ लोगों को मुझे देख के दुख हो रहा होगा, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा होगा। एयर टिकटिंग मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है। एयर टिकटिंग नॉट टॉट बाय मी। मैं आइटा कैसे लेना है वो सब जरूर बताता हूँ। एयर टिकटिंग आती है मेरे को पूरी, ठीक है। और एयर टिकटिंग सरोज मैम पढ़ाती हैं, ठीक है। तो आज क्योंकि पहली क्लास है, ठीक है। सो दिस इज इंट्रोडक्शन इज गिवन बाय मी। मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ कि एयर टिकटिंग है क्या, राइट। कि आप लोगों को इस कोर्स में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ स्टूडेंट मेरे सामने भी बैठे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करूंगा, और जो सामने बैठे हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करूंगा, ठीक है। जिसका भी शुरुआत में किसी का भी कुछ भी सवाल है, ठीक है, कि हाँ जी हम ये टिकटिंग कर रहे हैं, इस कोर्स का क्या फायदा है, करना है नहीं करना है, किस चीज की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, कैसे आप इसको यूज कर पाओगे, राइट। हर एक चीज का इस्तेमाल होना और सच में उसका ठीक से इस्तेमाल करना, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके पास नॉलेज आ गई और अब आप उसको क्या कहते हैं इस्तेमाल ठीक से नहीं करते हो तो उसका बेनिफिट होगा। तो उसका ठीक से इस्तेमाल करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड टुडे, ठीक है। जब हम एयर टिकटिंग की कॉमनली जब बात करते हैं कि हाँ जी एयर टिकटिंग करेंगे, राइट। जब हम एयर टिकटिंग की कॉमनली बात करते हैं तो जो टर्मिनोलॉजी या कंपनी डोमिनेट करती है वो है आइटा, ठीक है। और आप में से कई लोग हैं जो इस बात को समझते हैं, जानते हैं, ठीक है। या ना आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको समझना इतना सा है कि चाहे आइटा डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, बट यू आर गोइंग टू मेक योर in air ticketing only if you have command on GDS। GDS के पास है, नहीं है, इस कलर का एक होगा, नहीं, इस कलर का ऐसा ही बड़ा सा होगा, उसमें 4 स्लॉट होंगे। वहां जो कैमरे का बैग है उसके अंदर भी चेक करेंगे, अंदर बैठ के। हाँ कोई बात नहीं। अंदर आना है, ठीक है। तो मेजरली आपको जिस चीज के ऊपर कंसंट्रेट करना है वो जीडीएस है। जो मेन आप रियलिटी में टिकट बना पाओगे वो जीडीएस के ऊपर बना पाओगे। आइटा के पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि जिसके ऊपर आप टिकट बना पाओ, ठीक है। आइटा आपको अथॉरिटी जरूर देता है टिकट इशू करने की। आइटा की अथॉरिटी की कम इंपॉर्टेंस है अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास जीडीएस नहीं, ठीक है। जीडीएस 10 है। आप लोगों को आज नया डॉक्यूमेंट मिला होगा, ठीक है, जो लोग कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर अगर आप लास्ट में देखोगे तो जीडीएस की लिस्ट दी गई है। गैलीली और अमेडियस के कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं, ठीक है। बाकी भी जो जीडीएस हैं, अपोलो, सैबर, इन सब की भी लिस्ट उसके अंदर दी गई है, उनकी भी डिटेल वेबसाइट वगैरह आपको बताई गई है, ठीक है। बट जो सबसे ज्यादा आपका जीडीएस यूज होता है वो है अमेडियस एंड गैलीली, और हम दोनों ही पढ़ाते हैं। जब आप एडवांस कोर्स करते हो तो आप दोनों के दोनों ही उसके अंदर पढ़ते हो, दोनों ही आप सीख पाते हो, ठीक है। और दोनों के ऊपर आप काम भी कर पाते हो रियलिटी में, ठीक है। बाकी जो जीडीएस हैं उनों के ऊपर आपको कंसंट्रेट करने की शुरुआत में, मतलब शुरुआत का मतलब ये कि जब तक आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए साल का नहीं पहुंच जाता। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि एयर टिकटिंग के अंदर साल का टर्नओवर 5 करोड़ पहुंचना इज नॉट एट ऑल अ बिग डील, ठीक है। ये कोई बड़ी बात ही नहीं है,
अगर एक रेस्टोरेंट ओनर कहता है ना कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ है, तो दैट्स अ वेरी बिग डील, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर उन लोगों का प्रॉफिट ही 100%। एयर टिकटिंग के अंदर आपका एवरेज प्रॉफिट जो आएगा वो 20% आएगा। ठीक है, तो अगर आपको 20% में मिलता है तो आपने साल में 1 करोड़ रुपए ही कमाए, अगर आपने 5 करोड़ का टर्नओवर किया तो। ठीक है, तो शुरुआत में कई बार ट्रांजैक्शन वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि वही करोड़ों में होती है, बट प्रॉफिट कम होता है। ठीक है, तो 5 करोड़ को ये मत समझना एयर टिकटिंग के अंदर विच इज अ वेरी बिग डील। ओके, फर्स्ट थिंग इज दिस। तो जब तक आप 5 करोड़ के टर्नओवर पे नहीं पहुंचते हो, आपको गैलीलियो और अमेडियस के अलावा किसी और जीडीएस के बारे में सोचने की ही जरूरत नहीं है। कोई नुकसान ही नहीं है। आप नहीं सोच रहे हो, आपको नहीं पता है उसके बारे में, आपका कहीं कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उससे आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि दो सिस्टम है। कई लोग कहते हैं कि भाई हमारे को पूरा कोर्स करना है और हम दोनों के दोनों सिस्टम ही सीखना चाहते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आप दोनों के दोनों सिस्टम जरूर सीखिए। बट क्या दोनों की शुरू जरूरत आपको शुरू में ही पड़ जाएगी, 3 महीने में ही पड़ जाएगी? नहीं पड़ेगी। 1 साल तक आपको दोनों सिस्टम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, और कल को जब आप अपनी कंपनी ग्रो करोगे तब आपको दोनों की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्या दोनों सीखने जरूरी हैं? ठीक। अगर कोई एक भी सीख लेगा ठीक से, तो दूसरे के ऊपर बड़े आराम से वो खुद काम कर ले, उसको सीखना नहीं पड़ेगा। अगर कोई एक सिस्टम भी सीख लेगा, ठीक है, अगर आप अमेडियस के ही एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप गैलीलियो के ऊपर खुद काम कर लोगे, अगर कोई आपको ना भी सिखाए। और अगर आप गैलीलियो के एक्सपर्ट बन जाते हो तो आप अमेडियस के ऊपर खुद ही काम कर लोगे, कोई चाहे आपको ना भी सिखाए। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए आपको दोनों सिखाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। राइट, अ टीचर हु कैन टीच यू अमेडियस कैन टीच यू गैलीलियो ऑल्सो, कैन टीच यू सैब्रे ऑल्सो, कैन टीच यू अपोलो ऑल्सो, कैन टीच यू मैनी अदर जीडीएस ऑल्सो। उसके अंदर कोई बड़ी दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जीडीएस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईटा बाद में आएगा। अब किसी के पास आईटा नहीं है, देयर इज समवन इज नॉट हैविंग आईटा, पर उसके पास जीडीएस है, और उसके पास जीडीएस की इतनी नॉलेज है कि वो फेयर रिड्यूस कर ले। जब वो फेयर को रिड्यूस कर लेता है, ठीक है, पर वो इशू नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास आईटा नहीं है, तो वो किसी भी आईटा एजेंट से उसको इशू करवा सकता होगा, किसी से भी इशू करवा सकता है। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप एक आईटा एजेंट, ठीक है, आप कह रहे हो जैसे मैंने कहा कि किसी से भी करवा सकता है, तो जब आप करवाने के लिए जाओगे तब क्या कोई मानेगा? क्या करेगा क्या कोई? ठीक है, आप सोचो कि आप एक आईटा एजेंट हो और मैं एक नॉन कैमरा के बैग में देख लो। हाँ, देख लो। जब आप एक आईटा एजेंट हो, बड़े आईटा एजेंट हो, और मैं नॉन आईटा एजेंट आपको फोन करता हूं और मैं आपसे कहता हूं कि मेरी एक टिकट मैं आपको ईएस कर रहा हूं, मैं आपको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर रहा हूं, आप उसको इशू कर दीजिए और इसके अंदर आपको 1000 रुपीज में मैं पे कर दूं। कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं, ना मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगा, ना आपको मेरे को 2 मिनट से ज्यादा देने पड़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि आप अपनी आईडी बताओ जीडीएस की, मैं वहां पे ट्रांसफर कर रहा हूं, आपको एक बटन दबाना, टिकट इशू हो जाए, कुछ नहीं करना। ठीक है, इतना आसान होता है किसी और से टिकट इशू करवाना, जब आपने अपने जीडीएस के ऊपर वो टिकट बनाई है। पर जब आप किसी एक बड़ी आईटा कंपनी को कहते हो कि आप मेरी टिकट इशू कर दो, मुझे खुद को तो कुछ भी नहीं आता, मेरे पास ना जीडीएस है, ना मुझे समझ है कि ये टिकटिंग क्या होती है। अच्छा पहले ये बताओ, अच्छा पहले वो बताओ, अच्छा ये फेयर कितने का मिलेगा, अच्छा वो फेयर कितने का मिलेगा, तो आपके व्हाट्सएप के जवाब आने बंद हो जाते हैं, आपकी फोन कॉल्स की को उठाना बंद कर दिया जाता है, आपकी ईमेल्स के जवाब आने बंद हो जाते हैं। ये बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है, जब कोई कह रहा है कि भाई टिकट तो रेडी है, मैंने बनाई हुई है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, एयरलाइन के ऊपर मेरा नाम भी जाएगा, आपका नाम भी जाएगा, दोनों का नाम जाएगा, तो इस ढंग से टिकट इश्योरेंस का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद चाहे आईटा नहीं है, क्योंकि इसके बाद जीडीएस है, इसको जीडीएस की नॉलेज है, इसने फेयर को भी कम किया, सब कुछ किया, जो किया खुद किया, क्लाइंट से खुद डील किया।
जिस आईटा कंपनी ने इशू करके दी उसको 1,000 रुपए मिल गए, कोई नुकसान ही नहीं है, कोई उसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आईटा कंपनी जो, जिसको जैसे आप, मैंने कहा कि आप आईटा कंपनी हो तो क्या आप करोगे 1,000 रुपए के लिए? आईटा कंपनी को कोई नुकसान ही नहीं है। एक तो 1,000 रुपए मिल गए 1 मिनट के अंदर, दूसरा ये उसकी पीएलबी का पार्ट बन गया। हर एयरलाइन ने नंबर्स फिक्स किए हुए हैं आईटा कंपनीज के लिए, ठीक है, हर कंपनी ने, हर एयरलाइन ने आईटा कंपनीज को नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, कि आप ये एक पर्टिकुलर एयरलाइन ले रहे हो, राइट, इस एयरलाइन की अगर आप 20 टिकट करोगे तो आपकी जो कमीशन है या जो आपका प्रॉफिट है वो हम बढ़ा देंगे। 20 की जगह आप 40 करोगे, 40 की जगह 60 करोगे, उस ढंग से ये बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो यहां पर ये जो एक टिकट इशू की गई सिर्फ 1,000 रुपए के पीछे, उसका बेनिफिट 20,000 रुपए भी हो सकता है, क्योंकि वो उनकी काउंटिंग में आती है, इन दोनों कंपनीज की काउंटिंग में वो आएगी, राइट। सो दैट इज वाई बड़ी कंपनीज, ठीक है, अब मैं आ जाता हूं जो आपको आसान सॉल्यूशन मिलता है, वो चाहती होती हैं कि छोटी कंपनी उनके थ्रू इशू करवाए, पर छोटी कंपनी सवाल इतने पूछती है क्योंकि उनको काम करना नहीं आता होता, ठीक है, तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप हमारा B2B सिस्टम ले लो। आप जो हमसे फेयर पूछ रहे हो ना, वो फेयर आपको हमारा B2B सिस्टम बता तो रहा है। अच्छा ये डेट चेंज करके देखो, तो खुद करके देख लो, राइट। तो वाई दे आर डूइंग दिस, वो इसीलिए कर रहे हैं, उनको आपके टिकट के इशू करके कोई प्रॉफिट नहीं है, पर उनके जो नंबर्स इंक्रीज होंगे उससे उनको बहुत प्रॉफिट है। दैट इज व्हाट इज देयर मेन प्रॉफिट, जो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा जब आप B2B सिस्टम के थ्रू करते रहोगे। हो गया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपको ये चीजें पता नहीं चलेंगी। और GDS आप सब लोग इकट्ठे शुरू कर रहे हो, आप सब लोग इकट्ठे शुरू करोगे, राइट, आप सारे लोग इकट्ठे शुरू कर लो। जैसे कि हम जब स्विमिंग सीखते हैं या दौड़ लगाना सीखते हैं, 100 लोग अगर दौड़ लगा रहे हैं तो सारे के सारे तो धावक नहीं बनते, सबके सब तो फर्स्ट नहीं आते। आप सब लोग इकट्ठे GDS करना सीखोगे तो भी everyone may have a different command, different area of command entirely। आप में से कोई हो सकता है कि वो अमेरिकन एयरलाइंस के ऊपर फेयर सस्ते निकाल पाए, कोई हो सकता है वो जिस एयरलाइन की ज्यादा टिकटिंग आप करोगे उस एयरलाइन के ज्यादा प्रॉफिट आप निकाल पाओ। ये सिंपल है, और ये एयरलाइन स्पेसिफिक नहीं होता, ये रूटिंग स्पेसिफिक होता है। अगर मैं ब्राजील की टिकट ज्यादा करता हूं तो मैं अर्जेंटीना का भी सस्ता फेयर निकालूं, मैं पेरू का भी सस्ता फेयर निकाल लूंगा, चिली का भी। अगर कोई मुझे कहेगा कि जापान का निकाल दो, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, पहले से बता रहा हूं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप तो पूरी दुनिया का कर लोगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल कर लोगे, आप ही में से कई हैं जिन्होंने कंपनी खोली बड़ी बड़ी, ठीक है, बिल्कुल कर लोगे, ठीक है। जब आपकी कंपनी या आपका बैनर ये बोलेगा कि हम पूरी दुनिया की टिकट बेचते हैं, जितनी भी एयरलाइंस हैं उन सबका हम सस्ता फेयर देते हैं, तब आपके पास कम से कम 100 एम्प्लॉइज होंगे। एक अकेला नहीं कर सकता, ये मैं पहले बताऊं। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियर, ठीक है। आपने एक्सपीरियंस किया, अपने फादर को इतने साल देखा आपने, है ना, इतनी उन्होंने मेहनत की, बट आटा नहीं तो वहीं के वहीं, राइट। तो ये बड़ी नॉर्मल बातें हैं, ठीक है। तो मेन आपके लिए कहते हैं ना कि एक रास्ता तो पता चले हमारे को, कि किसको ऊपर कोई किताब तो मिले कि हाँ चलो स्पेक्ट्रम मिल गई तो अब IAS बन जाएंगे। तो आपके लिए जो किताब है वो GDS है, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। और उस GDS के ऊपर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको टीचर की भी जरूरत नहीं। GDS इस ढंग से बना हुआ है कि अगर आपको लाइफ सिस्टम मिल रहा है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो करते करते आप काफी चीजें सीख जाओ, बहुत सारी चीजें आप लोग सीख पाओगे। तो प्रैक्टिस की ज्यादा वैल्यू। और ये बात हम आपको क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप में से जितने भी लोग कर रहे हैं इंस्टीट्यूट में आके कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस को मत मिस करो।
हम यहाँ पर देखते हैं जिस दिन क्लास है उस दिन स्टूडेंट हैं, जिस दिन क्लास नहीं है, जिस दिन प्रैक्टिस का डे है उस दिन स्टूडेंट घर पे बैठा हुआ है कि आज बारिश हो गई। वो बारिश कभी रुकेगी नहीं। दैट रेन विल नॉट स्टॉप एंड द रेनी डेज विल नेवर स्टॉप, लेट मी टेल यू दैट। सो इफ यू डोंट वांट द रेनी डेज टू कम देन यू हैव टू डू प्रैक्टिस। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। आपने ये नहीं सोचना कि कौन सा जीडीएस बेटर है। आप सोचना चाहो, पूछना, जो मुझसे पूछोगे बता दो, तो मैं 1 साल पहले बोलता था अमेडियस, अब मैं बोलता हूँ गैलीलियो, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स, इन्हों की खुद की जो बीच में प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से अमेडियस अभी उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। अदरवाइज सिस्टम आज भी अमेडियस बहुत बढ़िया है। अगर हम यूजर फ्रेंडली बात करें सीखने के लिए तो अमेडियस बहुत बढ़िया है, लैग नहीं आता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जो धीरे धीरे आप लोग खुद एक्सपीरियंस कर लोगे। बट अदरवाइज आप जब बिजनेस खोल रहे हो और आप टिकट करनी इशू करनी है, आपको सिस्टम चाहिए है, उनसे डील करना है, फटाफट जवाब चाहिए है, तो आज की डेट में वो गैलीलियो। सो गैलीलियो इज गिविंग यू द प्रॉपर रिस्पॉन्स एंड गिविंग यू द कंप्लीट फैसिलिटी कि आप फटाफट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट आइटा नंबर आपको तब चाहिए होगा जब आप टिकट इशू करोगे। अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया उस ढंग से आप कर सकते हो। जब तक आपके पास एक टिकट के अंदर 20,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं है तब तक आप आईटा एजेंट को खुल के 1,000 रुपए 2,000 रुपए ऑफर ही नहीं कर पाओगे, करोगे ही नहीं, आप सोचोगे ही नहीं। सो योर ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली इशूइंग द टिकट, योर ऑब्जेक्टिव इज कि जो आप टिकट बनाओ उस टिकट के अंदर जो फेयर आए दैट फेयर शुड बी लेस। वो 1 महीने में नहीं सिखाया जा सकता, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। फेयर को रिड्यूस करना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सिस्टम अगर आपके हाथ में, आप करते करते सीख सकते हो, करते करते सीखने में 1.5 साल लगेंगे और हम आपको वही चीज 3 महीने में सिखा देते हैं। 3 महीने के अंदर हम आपको इतना एक्सपर्ट कर देते हैं, जो जीडीएस पिछले 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं आप उनको आउटशाइन कर देते हैं। आप फेयर रिड्यूस कर पाते हो। जब फेयर रिड्यूस करने की बात आती है तो मैं आपको ये भी साफ साफ बता रहा हूं कि हर टिकट और हर एयरलाइन का फेयर रिड्यूस नहीं होता, 50% का होता है। तो आप लोगों ने खुद ने भी एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप ट्रैवल एजेंट को बोलते हो कि मेरे लिए टिकट बुक कर दो, वो कहता है ये नहीं ये वाली कर दो। आपको कितने की मिल रही है? आपको 90,000 रुपए की मिल रही है, ठीक है। दूसरी एयरलाइन कितने की आ रही है? आप कहते हो नहीं मेरे को सिंगापुर एयरलाइन 90,000 रुपए की मिल रही है, वो कहता है कि नहीं क्वांटस कर लो, वो कहता है नहीं क्वांटस तो 1,10,000 रुपए की आ रही है। वो कह रहा है आपको सिंगापुर 90,000 की मिल रही है ना, मैं आपको क्वांटस दे रहा हूं 85,000 की, आपको दिक्कत क्या है? आप क्वांटस ले लो, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। बिकॉज दिस पर्सन इज एबल टू रिड्यूस द फेयर ऑफ कॉन्टस कंसीडरेबली। तो मतलब ये नहीं है कि 50% टिकटें अगर आपकी कम हो पा रही हैं तो आप 50% क्लाइंट को बेचोगे नहीं या उनसे नुकसान होगा। आप उनको बेचोगे ही वही एयरलाइन जिसके अंदर आप कम कर पा रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। तो उसके लिए आपको ठीक तरीका मालूम होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये ऑप्शन है। अगर कोई एक ही एयरलाइन के अंदर सारा कुछ हो सकता होता, ठीक है, तो आज तो कोई एक ही एयरलाइन ने मोनोपोली की हुई होती और दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही एयरलाइन चल रही होती। ऐसा नहीं है। जहां जहां, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई भी नई एयरलाइन आती है उसके अंदर लूप होल्स ज्यादा होते हैं, आप फेयर रिड्यूस ज्यादा कर पाओ। उनके वहां पर आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। अगर आप एज ए एजेंट गलती करते हो, उस गलती को आप ठीक करवाना चाहते हो कि हाँ जी ये चेंज कर दो वो चेंज कर दो, नई एयरलाइन करेगी। अब आप कहोगे कि नई एयरलाइन तो कम आती, ठीक बात है, नई एयरलाइन कम आती हैं, बट जो पुरानी एयरलाइंस हैं वो नए सेगमेंट ज्यादा खोलती हैं। लाइक इफ द टर्किश एयरलाइन स्टार्ट फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू फ्रॉम इस्तांबुल टू चेन्नई, सो दैट इज अ न्यू सेगमेंट, वो एक न्यू सेगमेंट। अब इस न्यू सेगमेंट के अंदर इतनी सारी ऑप्शंस होंगी, जो उस न्यू सेगमेंट को देखेगा जो अपडेटेड है वो उसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा, एज सिंपल एज दैट। इसी ढंग से कनाडा के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई पर्टिकुलर सेगमेंट नया खुला है, कोई नई सिटी के लिए अब कोई ये एयरलाइन जाने लग गई है,
then obviously that is where we are able to find out more better facilities and the fares. इन चीजों का ध्यान रखना होता है। कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि जीडीएस सिस्टम हाथ में आ गया तो अब बस उसको आपने करना है। जीडीएस के ऊपर कमांड होती है हमारे पास कि हम डालेंगे और वो लोअर फेयर पहले दिखाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक ही कमांड से ही लोअर फेयर आता होता तो हम आपको सिर्फ एक ही कमांड सिखाते 1 घंटे में और आपका कोर्स खत्म कर देते। ऐसा है नहीं। वो लोअर फेयर आपको जरूर दिखाएगा, बट फिर लोअर फेयर को कैसे आपने क्रिएट करना है जो वो नहीं दिखा रहा, उसके लिए आपकी जीडीएस की नॉलेज बहुत जरूरी है। दैट इज एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। कमांड सारी मिल जाएंगी आप लोगों को, ठीक है, वो सब आप लोग कर पाओगे, ठीक है, और फेयर भी रिड्यूस कर पाओगे ज्यादातर केसेस के अंदर। अपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है उसके अंदर भी जब आपको दिक्कत आती है, ये सब बातें आप क्लासेस में पूछ सकते हो। जैसे कि आज मैं आपकी एक अलग से क्लास ले रहा हूँ इंस्टेड ऑफ योर फैकल्टी, तो इसी ढंग से मेरे साथ और भी क्लासेस चलती रहती है। 18 जुलाई को भी मेरे साथ क्लास होने वाली है, आप सब लोग इनवाइटेड हैं, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं। उसके अंदर सिर्फ एयर टिकटिंग की हम बात करेंगे, ठीक है, कैसे बिजनेस करना है कैसे नहीं करना है। इसके अलावा एवरी स्टूडेंट कैन रिक्वेस्ट फॉर अ स्पेशल सेशन, डाउट सेशन, उन सब चीजों के लिए हम लोग अवेलेबल हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज क्लासेस, राइट। अब किसी का कोई सवाल है तो जरूर पूछिए। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल कर लोगे? टिकट फेयर कम करना सीख लिया आपने? अभी वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी जितना आपने किया है, अभी तक आपने जितना किया है उसका अगर एग्जाम ले ले तो आप पास हो जाओगे। वेरी गुड, ठीक है। आप लोग पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, वेरी गुड। ओके, बताइए कोई सवाल किसी का? कोई सर सवाल? आप जी बोलिए। सर आप जैसे बता रहे हैं कि भाई आईटा लेना जरूरी होता है, तो जो नहीं बंदा एमएड जो सुनो आप सही मेरी सर। पूरी बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया आप। सर जैसे ये एमेडियस और गैलीलियो आपने बताया है सॉफ्टवेयर हैं ये दो, तो जिस बंदे के पास ये दो हैं वो खुद क्यों नहीं ले सकता आईटा? कि भाई उसे क्यों रिलाय करना पड़ रहा है कि भाई। जब आप आईटा अप्लाई करोगे तो आपको जीडीएस का ऑथेंटिक सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। और ऑथेंटिक वो है या नहीं है वो कैसे मालूम चलेगा? क्योंकि आज से 6 महीने पहले तक हमारे दिए गए सर्टिफिकेट्स को लोग कॉपी करके आगे बेच रहे थे या अपने बहन भाई दोस्तों को दे रहे थे, ठीक है। तो अब वो ऑथेंटिक है या नहीं वो कैसे मालूम चलेगा? जब आप उस सर्टिफिकेट को यूज करोगे, आईटा की साइट पर जाके अपलोड करोगे तो वो कहेंगे अब इसका एंडोर्समेंट लेटर दीजिए। वो एंडोर्समेंट लेटर हम देंगे आप, ठीक है। जब तक वो, और वो भी यूनिक है, उसको आप कॉपी कर ही नहीं सकते। वो एंडोर्समेंट लेटर भी जाएगा और वो तभी दिया जाएगा जब आईटा डिमांड करेगा। आईटा 100% डिमांड करेगा, हर केस में करेगा, ठीक है। उसका कोड आएगा, वो आप दोगे हमारे को, फिर उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंगली आपको एंडोर्समेंट लेटर देंगे, फिर जाके आईटा मिलेगा। ऐसे आईटा नहीं मिलेगा, ठीक है। पर जब तक आप आईटा नहीं भी लेते हो तब तक भी आप टिकट इशू कर सकते हो बाय डूइंग ट्रांसफरिंग इट टू सम अदर आईटा एजेंट, ठीक है। पर उसके साथ आप कुछ प्रॉफिट जरूर शेयर करोगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1,000 रुपीज जो B2B सिस्टम कुछ आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को नहीं भी सुने, कुछ एक आध ने किसी ने, तो मैं बता देता हूं। जैसे कि अकबर, राइट। आप अकबर से कहो कि मेरे को आपका B2B सिस्टम नहीं लेना, आप मुझे ईएस का प्राइस बताओ, वो आपको 300 रुपये बताएगा। मैंने तो आपको 1,000 रुपये बोला। अगर आप उनसे कहोगे ना कि आप मेरे को ईएस का प्राइस बता दो कि मैं सिर्फ आपको अपना खुद का काम किया हुआ ट्रांसफर करूंगा, आपने सिर्फ एक बटन, एक एंटर मारना है, टिकट इशू हो जाएगी, ठीक है। उन्हें कोई नुकसान ही नहीं है, सिर्फ फायदा है। तो 150 रुपए से 300 रुपये चार्ज है, ठीक है। तो अगर आप B2B जब आप अकबर को अप्रोच करते हो तो वो कहते हैं, उनको अगर आपसे बात करके लगता है कि भाई ये सिस्टम ही नहीं जानता होगा, इसको अभी जीडीएस आता ही नहीं होगा, जीडीएस के पास होगा ही नहीं, जब उसको ऐसा लगता है तो वो आपके लिए, आपको वो ऑप्शन बताता ही नहीं है। वो कहता है मेरा B2B सिस्टम ले लो, आपको ईएस भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही टिकट इशू कर लेना। जब आप ऐसे ही उनके B2B सिस्टम के ऊपर टिकट इशू करते हो तो आप फेयर कहां से कम करोगे?
उसके अंदर मल्टी सेक्टर कहाँ से करोगे? फिर उसके अंदर अगर डेट चेंज करनी है तो फिर उनको फोन करोगे? फिर उसके अंदर अगर नाम के अंदर कोई एक आध अल्फाबेट गलत हो गया जो कि ठीक किया जा सकता होता है, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं, फिर उसके लिए वो आपसे 17-17 हजार रुपए मांग रहे हैं। इस बात को तो समझिए आप, तो मेन कमाई तो उनकी फिर वहां पर से आती है। एक नो सीखिया एजेंट, या जो अपने आप को सिर्फ एक B2B सिस्टम से कनेक्ट होने से अपने आप को ट्रैवल एजेंट समझने लग जाता है, वो ट्रैवल एजेंट B2B सिस्टम को 50% टाइम, जितनी वो टिकटें बुक करता है 50% टाइम उनके ऊपर डिपेंड होता है, वनरेबल होता है। ठीक है, वो जो चार्जेस लेना चाहते हैं वो ले सकता है, क्योंकि उनके B2B सिस्टम के ऊपर वो आपको रियल चार्जेस जो चेंजेस के हैं वो दिखाता ही नहीं। GDS आपको ये सब दिखाता है। अगर आपने टिकट इशू भी कर दी, सब कुछ हो गया, उसके बाद आप चेक करना चाहते हो तो भी आप चेक कर सकते हो कि एक्चुअली रियलिटी में क्या पेनल्टी है, रियलिटी में नेम चेंज का क्या है, रियलिटी में डेट चेंज का क्या है। बट B2B सिस्टम आपको कहता है कि नहीं भाई, ये तो मेरे चार्जेस यही हैं, आप जाओ पता कर लो, एयरलाइन को फोन कर लो। एयरलाइन को फोन करके कभी कुछ पता चलेगा ही नहीं। क्यों नहीं पता चलेगा? एयरलाइन कहती है कि जिसको पता चलना चाहिए उसके पास जो GDS है वो GDS पे खुद चेक कर लेता है। आप अपने आप को बड़े से बड़ा ट्रैवल एजेंट बोल लो, कोई IAS ऑफिसर बोल लो, कोई मिनिस्टर बोल लो, भाई मिनिस्टर ठीक ठीक ट्रैवल कंपनी को बोलेगा, वो उसके पास GDS होगा, वो GDS पे चेक कर लेगा, वो फोन थोड़ी ना करेगा किसी को। सो द एयरलाइन, आप कभी ये सोचो कि एयरलाइन को कोई क्लाइंट फोन करके पूछेगा कि ये टिकट असली में कितने की है, मैंने इतने की खरीदी, आप बता सकते हो? एयरलाइन कभी कुछ नहीं बताएगी। जो एयरलाइन के अंदर फोन उठा रहे हैं उनको पता ही नहीं है ये बात। जिसको सिस्टम आ जाता है, जिसको GDS चलाना आ जाता है, उसको फोन नहीं उठाना पड़ता। ये मैं आपको बता दूं, उसको कोई ट्रैवल कंपनी, कोई एयरलाइन फोन उठाने के लिए नहीं बिठाई। जिसको सिर्फ फोन उठाना आता है उसी को फोन उठाने के लिए बिठाया जाता है। इस बात को समझिए आप। ठीक है, बोलते हैं ना कि अच्छा लेट मी ट्रांसफर यू और लेट मी मेक यू कनेक्ट विद द मैनेजर। वो मैनेजर सिस्टम के ऊपर बैठा है, वो 2 मिनट के अंदर देख के सारा कुछ बता सकता है, चेंज भी कर सकता है और बाकी चीजें भी कर सकता है। ठीक है, सो आई होप निखिल दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। ठीक है, कि आपको आईटा चाहिए या नहीं चाहिए है। मैं फिर से यही बात बोलूंगा कि जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है, ठीक है, 3 महीने के लिए आईटा को भूल जाओ। हम जो कुछ मर्जी बोले, भाई हमारा एक अलग सेगमेंट है आईटा। ठीक है, तो दोस्त एजेंट जो 5-5 साल से 10-10 साल से ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, उनको आईटा चाहिए, उनके लिए हम बोलते हैं भाई आईटा लो, सबसे पहले आईटा लो। ठीक है, but let me tell you, when you have decided to learn air ticketing, then don't think about ITA for 3 months. Concentrate in learning GDS. तब 3 महीने आप अपने आप को बिल्कुल, ठीक है, डेडिकेट कीजिए GDS में। 2 महीने के अंदर आप एक्सपर्ट लेवल पर पहुंच जाओगे। बाकी 1 महीना एक्स्ट्रा जो है वो आप अपने आप को जितना पॉलिश करना चाहो उतना पॉलिश कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। एंड दैट हार्ड वर्क ऑफ 3 months विल मेक यू अर्न 30 years। ये बंद नहीं होने वाला, ये बंद नहीं होगा। NDC, जिसको हम कहते हैं कि एयरलाइन के ऊपर जाके खुद आप टिकट इशू कर लो। ठीक है, आप कोई भी एक एयरलाइन मुझे बता दो जो मेरे को मल्टीपल कंट्री की टिकट अपनी साइट से बनाकर दे दे, है ही नहीं। अगर मेरे को दिल्ली से कॉमन आइटनरी बता रहा हूं मैं आपको, कोई कॉम्प्लिकेटेड आइटनरी नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड आइटनरी या कॉम्प्लिकेटेड सेगमेंट एक अलग चीज है। ठीक है, मैं कॉमन बताता हूं आपको। ठीक है, एयर फ्रांस, राइट, एयर फ्रांस की फ्लाइट जाती है कनाडा। ठीक है, सबसे ज्यादा एयर फ्रांस इंडिया के अंदर इसीलिए चली, पेरिस की वजह से नहीं चली, क्योंकि कनाडा का उनका कनेक्शन था। दिल्ली से पेरिस, पेरिस से कनाडा, वैंकूवर, टोरंटो, जो भी आप पकड़ते हो। ठीक है, और बहुत कॉमन है कि हम कहते हैं कि हम दिल्ली से पेरिस जाएंगे। ठीक है, पेरिस से फिर हम वैंकूवर जाएंगे, वैंकूवर से सियाटल, सियाटल से लंदन, लंदन से दिल्ली। भाई जब आप सच में जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, चाहे आप घूमने के लिए जा रहे हो, आपने जाती बारी पेरिस देख लिया, अब आती बारी क्या दोबारा पेरिस देखोगे? अब तो नहीं देखोगे ना। आप कहोगे अब मैं आती बारी लंदन देख लूं, या मैं एम्स्टरडेम देख लूं, या मैं फ्रैंकफर्ट देख लूं। ठीक है, एनीथिंग लाइक दिस। ठीक है, या मैं बार्सिलोना देख लूं, राइट।
और वापस भी जब आओगे तो आप वैंकूवर से तो नहीं आओगे, आप कहोगे कि ठीक है मैं सियाटल भी देख लेता हूँ अगर मैं उसके पास हूँ, राइट। तो ये बड़ी कॉमन आइटनरी है, ये कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एयर फ्रांस की साइट पर आप लोगों के पास है साइट, एयर फ्रांस की वेबसाइट पर जाकर आपने देखना है क्या ये बनती है टिकट? ये टिकट नहीं बनेगी। ये टिकट बनेगी कॉम्बिनेशन ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस एंड एयर फ्रांस, या तो उसकी कॉम्बिनेशन से बनेगी, या फिर ये टिकट बनेगी ब्रिटिश एयरवेज एंड एयर फ्रांस के कॉम्बिनेशन से, नहीं तो फिर एयर फ्रांस एयर कनाडा के कॉम्बिनेशन से ये टिकट बनेगी, ठीक है। ब्रिटिश एयरवेज की कोड शेयरिंग आएगी उसके बीच में अगर हम लंदन ले रहे हैं। अगर ये हम लंदन की जगह हम मान लो फ्रैंकफर्ट लेते हैं तो लुफ्थांसा की कोड शेयरिंग आएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इस्तांबुल लेते हैं तो टर्किश एयरलाइन की कोड शेयरिंग आएगी। कोड शेयरिंग क्या होती है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट ये टिकट एक एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर नहीं बनेगी। अगर ये एक एयरलाइन की वेबसाइट पर जाकर नहीं बनेगी तो कहां बनेगी? जीडीएस पे बनेगी। आप में से कई लोग होंगे जिनके पास B2B सिस्टम है, आपके फादर के पास भी है ना। आप कर दो, देख लो बन रही है क्या उसके ऊपर ये टिकट। B2B सिस्टम के ऊपर ऑप्शन होती है मल्टी सेक्टर की, आप डाल के देख लो रिजल्ट जीरो आ जाएगा, वो बोल देगा रिजल्ट जीरो। जबकि ये बड़ी कॉमन आइटनरी है, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कॉम्प्लिकेटेड तब होती जब मैं वापस आता जैपकॉर से, क्या जा रहा हूं मैं यूरोप से, ठीक है, दुनिया गोल है, यूरोप के ऊपर से मैं उड़ता हुआ जाऊंगा, पर जब मैं वापस आऊंगा तो मैं आऊंगा वापस जापान देखता हुआ आऊंगा, टोक्यो देखता हुआ आऊंगा, सियोल देखता हुआ आऊंगा। जापान और कोरिया को हम जैपकॉर बोलते हैं आइटा लैंग्वेज के अंदर, इनका अलग रूल होता है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है आइटा ने, आइटा एरिया 1, आइटा एरिया 2, आइटा एरिया 3। आइटा एरिया 1 इसको ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस एरिया 1 कहा जाता है, TC1, ठीक है। तो आइटा एरिया 1 क्या है? आइटा एरिया 1 है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। तो इसका मतलब एविएशन स्टार्ट ही वहीं से और ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस पहले हुई वहां। क्यूबा में आपने आइटा को क्रिएट किया, वहां पर आपने ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस की, आपने रूल्स बनाए एविएशन के कि हाँ जी ये रूल होंगे और इस ढंग से फेयर निकलेगा। तो दैट इज TC1, ठीक है, आइटा एरिया 1। सेकेंड इज यूरोप एंड योर अफ्रीका, ठीक है, उसी में ही मिडिल ईस्ट भी आता है, ठीक है। तो हम मैप के ऊपर लाइन खींच देते हैं, आप लोग आगे डिटेल में जब क्लासेस होंगी तो आपकी टीचर ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे इस चीज को, ठीक है। सो दैट इज आइटा एरिया 2 एंड वी आर लिविंग इन आइटा एरिया 3 when we are in Japan, when we are in India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh, we are in ITA area 3. Australia is also ITA area 3. ऑस्ट्रेलिया को भी तो यूके ने डेवलप किया ना, राइट। तो दैट इज आइटा एरिया 3 जहां पर एविएशन सबसे बाद में आया और अभी भी बहुत पीछे है। अगर आज भी अगर आप सिर्फ 1 साल जाके यूएसए में रह लोगे, सिर्फ घूम के आने से कई बार इतना पता नहीं चलता, पर जो लोग घूम के आए हैं उनको ये भी बात मालूम है, इतना समझ चुके हैं वो भी, कि आज भी एशिया का एविएशन इज नॉट इन कंपैरिजन टू अमेरिका एट पार, ठीक है। तो ये आइटा एरिया 3 के अंदर डिवाइड किया गया है। इन आइटा एरियाज के हिसाब से फिर फेयर रूल्स चेंज हो जाते हैं। फिर फेयर रूल को चेंज करने के लिए उसके अंदर भी अगर एक ही आइटा एरिया के अंदर हमारी रूटिंग अलग हो रही है तो ग्लोबल इंडिकेटर्स होते हैं। तो ग्लोबल इंडिकेटर हमारे को रूटिंग बताता है, ठीक है, कि हाँ जी चलो मेरे को दिल्ली से जाना है मान लीजिए मुंबई, तो जरूरी नहीं है ना कि मैं अमृतसर से ही होता हुआ जाऊं, मैं जोधपुर से भी होता हुआ जा सकता हूँ, राइट। सो दैट इज अ रूटिंग। तो उस रूटिंग को समझने के लिए 10 ग्लोबल इंडिकेटर्स है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें समझनी होती हैं और ये सब अलग से समझनी पड़ती हैं। ये जीडीएस का पार्ट नहीं है, ये हम आपको अलग से बता रहे हैं। जब आप इनको अलग से समझते हो और फिर उस नॉलेज को आप कंबाइन करते हो अपने जीडीएस की नॉलेज से, तब जाके आप फेयर्स कम करने शुरू कर पाते हो, चीजें आसान हो जाती हैं। फिर लॉजिकली आपको पता लग जाएगा, फिर आपको जीडीएस जो भी रिजल्ट दे रहा हो आपको लॉजिकली पता चलेगा कि इसके अंदर ये फेयर यहां से लूंगा तो सस्ता आ सकता है। तो पहली चीज, ठीक है, जो क्लास में इनको तो हम लोग मैप देते ही हैं, जो लोग ऑनलाइन ले रहे हैं आप इंटरनेट पे मैप को यूज कीजिए, नहीं तो एक मैप खरीदिए, मैप की प्रैक्टिस कीजिए। एक ही बार बोल रहा हूँ, शायद दोबारा कभी भी ना बोलूं, ठीक है, हो सकता है दोबारा कभी बोलूं टाइम मिले तो।
बट एक ही बार बोल रहा हूं, इस बात को समझना, इफ यू वांट टू रिमेन इन ट्रैवल इंडस्ट्री, ठीक है, हर रोज 10 मिनट मैप की प्रैक्टिस कीजिए, जब तक मैप, दुनिया का मैप आपके दिमाग में नहीं छप जाता। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ अमेरिका करना है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है, तो आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के मैप को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको लगता है आपने यूरोप करना है, तो उसका मैप, प्रिंटेड मैप लीजिए स्टेशनरी की शॉप से, आप पॉलिटिकल मैप लीजिए और उसको भरिए जैसे हम स्कूल कॉलेज में भरा करते थे, ठीक है। दैट इज समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्स आ गई हैं, इसके बड़े सारे गेम्स आ गए हैं, वीडियो गेम्स आ गए हैं कि हाँ आप मैप ऐसे ही अपने मोबाइल से भर सकते हो, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ऐसा नहीं है कि आप उस ऐप को यूज करके नहीं कर सकते हो, इस तरह की ऐप को यूज करके भी अगर आप करोगे तो भी वो मैप आपके दिमाग में रुक जाएगा। और जिसके दिमाग में मैप रुक जाएगा, सबसे पहले तो कंट्रीज आपके दिमाग में रुक जाएंगी। जब कंट्रीज रुकेंगी, फिर कंट्रीज के बाद उनके मेन एयरपोर्ट्स आप दिमाग में रोकोगे। जब आप उनको रोकोगे तब आप देखोगे कि हाँ, कि अगर हम जिगजैग नहीं करते हैं तो फेयर कम आता है। एयरलाइन, एयरक्राफ्ट इज नथिंग बट एन एयर टैक्सी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अपनी कार में आप मेरे को मेरे घर छोड़ दो, पर पहले मेरे को गोल 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 थोड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, तो आपका पेट्रोल ज्यादा लगे, है ना, और आपको पिंच भी ज्यादा होगा। अब कहते हैं सीधा घर ही छोड़ देते ज्यादा अच्छा था, राइट। तो जैसे एक ऑटो रिक्शा को अगर हम ज्यादा चलाते हैं तो वो ज्यादा किराया लेता है, ठीक है। आप अपनी खुद की व्हीकल को ज्यादा चलाते हो तो ज्यादा पेट्रोल लगता है। तो अगर आप अपने क्लाइंट को ज्यादा घुमा कर ले जा रहे हो तो आपका फेयर ज्यादा होने के चांसेस हैं। पर जहां पर हमारे पास डील्स होती हैं, जो डील जीडीएस के ऊपर नहीं आती हैं, डील्स जो जीडीएस के ऊपर आपको दिखाई नहीं देंगी, वो डील्स आप तब ले पाओगे जब आपके पास आइटा आ जाए। जैसे आपसे मैंने कहा ना कि आप आइटा कंपनी को बोलते हो कि आप 1,000 रुपए ले लो, मैं यस कर रहा हूँ, तो ठीक है, वो कहता है मेरे पास तो डील भी है। जब हम किसी भी एयरलाइन को कहते हैं कि आप हमारे को डील दीजिए, तो एयरलाइन कहती है डील तो बाद में देंगे, पहले आइटा नंबर तो दीजिए। अगर आपके पास आइटा नंबर ही नहीं है, इसका मतलब आप ट्रैवल एजेंट ही नहीं, फिर वो ये कहते हैं। बट लेट मी टेल यू, कम बैक टू द सेम थिंग, कि 3 महीने जीडीएस सिर्फ आइटा नंबर लेने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप जीडीएस के ऊपर कंट्रोल नहीं रखते। सो हैविंग द राइट कंट्रोल ऑन जीडीएस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन काम आपका जीडीएस के ऊपर हो। इस बात को हमेशा याद रखना। अगर आपने बंदूक का लाइसेंस बना लिया और आपको बंदूक चलानी ही नहीं आती, तो क्या कर लोगे आप? क्या आप बंदूक दिखाया, आप कहोगे बेटा मेरे पास भी लाइसेंस है, देख ले? यू कैन नॉट डू एनीथिंग। एंड लेट मी टेल यू, 90% सिविलियंस जिन्होंने लाइसेंस चाहे जैसे भी लिया, जब रियलिटी में उन्हें यूज करना पड़े तो कर नहीं पाएंगे। ये रियलिटी है। 50% आर्म फोर्सेस वाले नहीं कर पाते, जरूरत पड़ती है। चलो जो भी है, खैर हमारा टॉपिक वो नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज की प्रैक्टिस नहीं है, उस चीज को यूज करना मुश्किल है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, आप लोग कीजिए। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? एनी क्वेश्चन? नहीं। सर बिना आइटा के लोग जीडीएस और गैलीलियो कैसे यूज कर देते हैं, वो मिल कैसे जाता है? आप डीडीएस को बोलो कि भाई मेरे को आप आइटा दे, मेरे को आप अपना सिस्टम दे दो, ठीक है। तो वो कहेंगे कि आप हमारे को रिकमेंडेशन लेटर दो, ठीक है। आप उन्हें किसी भी ट्रैवल कंपनी का या किसी एक 5 स्टार से, कोई भी होटल से बोलते हो कि रिकमेंडेशन लेटर, या किसी B2B कंपनी से बोलते हो रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है, या किसी एयरलाइन से कहते हो रिकमेंडेशन लेटर, वो रिकमेंडेशन लेटर आप देते हो और ये आपको जीडीएस दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे पैसे भी मांग ले, ओके। अगर उनको ये लगता है कि ये जीडीएस का मिस यूज करेंगे, तो रिकमेंडेशन लेटर पे भी नहीं देंगे। अगर उनको ये लगता है कि इसके पास इतना बिजनेस है, इसके पास इतना बिजनेस है कि ये इतनी टिकटें यूज बुक करेगा इस जीडीएस से, तो बिना कोई पैसे मांगे, बिना रिकमेंडेशन लेटर मांगे भी दे देंगे। हर एक किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस है, और रियलिटी में दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द एजेंट। तो आपके पास जीडीएस आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास आइटा नहीं है,
और आप अपने आप को एक बढ़िया ट्रैवल एजेंट कहना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पास कम से कम एक बढ़िया वेबसाइट होनी चाहिए. इफ यू हैव दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ऑल्सो दे कैन गिव यू. अगर किसी के पास वो भी नहीं है और वो कह रहा है कि मेरे को आप जीडीएस दे दीजिए, देन इट डिपेंड्स दैट हाउ यू आर एबल टू कन्विंस दैम. अगर उनको आपसे बात करके लगता है कि हाँ ये रियल ट्रैवल एजेंट है, ये टिकटें इशू करेगा, तो वो आपको दे देंगे, नहीं तो नहीं देंगे. पर अगर आपके पास आइटा है, तो जीडीएस आपको जीडीएस देने से मना नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता है वो. ठीक है, आप एक आइटा कंपनी हो, देना ही पड़ेगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, और जीडीएस बिल्कुल वैसे ही चलता है, आपके पास आइटा हो या आपके पास आइटा ना हो, दोनों का जीडीएस सेम चलेगा. ठीक है, जो रिजल्ट आपको दिखाएगा वही रिजल्ट उसको भी दिखाएगा. जो जीडीएस से बाहर के रिजल्ट है वो बाहर आते हैं, फिर हम उसको अपने जीडीएस के ऊपर यूज कर सकते हैं. ठीक है, जो एयरलाइन कैपिंग होती है वो हम जीडीएस से नहीं करते, वो हम डायरेक्ट एयरलाइन से करते हैं, और वो ईमेल के थ्रू होती है. और जब वो हो जाती है तब हम उसका फायदा अपने जीडीएस के ऊपर उठा सकते हैं. पर सिर्फ जीडीएस पे ही कम्युनिकेट करके एयरलाइन कैपिंग नहीं होती. ये भी मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं कि जब आप ये काम करने लग जाओगे, फिर आपके पास आएगा कि चलो भाई हमने तो कमांड्स ले ली, ठीक है, आ गया, हमारे को समझ में आ गया, एक्सपर्ट बन गया. जैसे मैंने कहा, ठीक है, कि अगर एक क्लास के अंदर 20 लोग हैं, तो 20 के 20 लोग पेयर कम कर पाए या ना कर पाए जरूरी नहीं है, पर 5 कर लेंगे. 5 ने कर लिया, ठीक है. अब ये 5 भी तो कंपटीटर बन गए. अब जब ये 5 कंपटीटर बन गए, उसने भी कम कर लिया, आपने भी कम कर लिया, मैंने भी कर लिया, आपने भी कर लिया. ठीक है, जो टिकट नॉर्मली 1 लाख की है, आपने भी 60,000 की कर ली, मैंने भी 60,000 की कर ली. ऐसे तो 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग हो सकते हैं. हमने इतनों को सिखाया है. ठीक है, फिर अब आप चाहते हो कि उससे भी कम, फिर वहां पर कैपिंग काम आएगी. ठीक है, तो वहां पर कैपिंग करनी है. फिर जब वो हो जाएगा, फिर टूर बेस फेयर और आपकी जो बाकी नॉलेज है वो काम आएगी, जिनको आप चेंज करके यूज करते रहोगे और फर्दर फेयर कम कर. ठीक है, सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन. ठीक है, जीडीएस आपसे पैसे नहीं मांगता. ठीक है, जीडीएस का बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल है. अगर आप जीडीएस को यूज करके, आपके पास गैलीलियो भी है, आपके पास अमेडियस भी है, आपके पास दोनों, ठीक है, आप अगर गैलीलियो से टिकट इशू कर रहे हो जिस भी एयरलाइन की, वो एयरलाइन गैलीलियो को पैसे देगी, तुमको पैसे मिलेंगे. अमेडियस को यूज करोगे तो अमेडियस को देगी, राइट. इसीलिए इन दोनों को अपने आप को इम्प्रूव करते रहना होता है. कि भाई मेरा क्लाइंट जो है, जो एजेंट है, उन्हें भी ये बात मालूम है कि जो एजेंट पुराना हो गया है उसके पास मल्टीपल सिस्टम होंगे, जिसको काम करना आ गया है उसके पास मल्टीपल सिस्टम होंगे, और वो चाहते हैं कि हाँ उन्हीं के सिस्टम को ज्यादा यूज किया जाए. इसीलिए वो वहां पर अपने फीचर्स को भी इंप्रूव करते रहते हैं और डील्स को भी इंप्रूव करते रहते हैं. GDS can also give you lot of benefits provided they started trusting you. मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे आपने कहा ना, ऋतिक ने कहा कि भाई जीडीएस मिलेगा कैसे. ठीक है, मैंने जीडीएस ले लिया, राइट, मेरे पास कोई आइटा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने जीडीएस ले लिया. ठीक है, पर मैं अपने दोस्त को जानता हूं जिसके पास आइटा है. ओके, अब मैं जीडीएस के ऊपर जिसपे आइटा नहीं है उसको मिस यूज करके टिकट्स होल्ड कर लेता हूं और फेयर को इंक्रीज कर देता हूं. उस फेयर को इंक्रीज करने का फायदा मेरे दोस्त को होता है, वो महंगी टिकट को बेच पाता है और प्रॉफिट कमाता है. जब क्लाइंट ने, समझिएगा इस बात को थोड़ा सा, ठीक है, एक अच्छा ट्रैवल एजेंट, जो पढ़ा लिखा ट्रैवल एजेंट जिसको काम करना आ गया, ठीक है, उसके पास फोन आया, नॉर्मल, किसी को नहीं जानता वो, ठीक है, कॉमनली उसके पास फोन आया कि हाँ जी मेरे को आप टिकट बताएंगे दिल्ली, न्यूयॉर्क, सियाटल, दिल्ली. वो कहता है सर योर नेम एज इन पासपोर्ट, सिंपल सी बात. ठीक है, वो कहता है जी मेरा नाम है मयंक नारंग. वो कहता है मरकरी अल्फा, यंकी अल्फा, नैन्सी किलो, नैन्सी अल्फा, रॉजर अल्फा, नैन्सी गामा. ठीक है, तो उसने उसके नाम के स्पेलिंग, उसको पासपोर्ट नहीं मांगा,
तो नाम के स्पेलिंग को उसने, फोनेटिक्स है, आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए, जैसे मेरे को ही रटे हुए हैं, आपको भी रट बड़े आसान है, 26 ही तो है, ठीक है, आधों को रटे हुए भी होंगे, राइट। तो उसको एग्जैक्ट नाम पता लग गया, उसने वहीं पर जब फेयर चेक करते करते 30 सेकंड के अंदर उसकी सीट होल्ड कर दी। 30 सेकंड के अंदर, आप लोग 1 महीने के अंदर 2 मिनट के अंदर करने लगे। पहले 1 मंथ में आप 2 मिनट्स के अंदर टिकट टिकट सीट होल्ड करने लगे हो, ठीक है। वही डमी टिकट बनती है, ठीक है, जो लोग वीजा के लिए यूज करते हैं तो वही डमी टिकट बनती है कल को, राइट। चलो, उसने टिकट होल्ड कर दी, ठीक है, क्लाइंट को फेयर बता दिया और उसको वहीं का वहीं सिस्टम पे छोड़ दिया। उसका रोज का काम है, उसको ये भी मालूम है कि रोज मेरे पास ऐसे 20 फोन आते हैं, उनमें से 4 लोग टिकट खरीदते हैं, 16 खरीदते ही नहीं, ठीक है। अब ये उन 4 में से निकल आया। जब ये उन 4 में से निकल आया कल अगले दिन, ठीक है, उसने फिर से फोन किया, इसने देखा कि फेयर बढ़ चुका है, ठीक है, पर टिकट मैंने होल्ड की हुई है लोअर फेयर के ऊपर, राइट। क्लाइंट कहता है ये टिकट, कहता है कि सर मैंने आपको जो फेयर दिया था उसमें से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, कितना बड़ा है वो जीडीएस बता रहा है कि आपने कितने पे होल्ड की हुई है वो आपको दिखाई दे रहा है, और कितना बढ़ गया 24 घंटे के अंदर वो भी दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है कि हाँ 6,000 रुपये बढ़ गए। मैंने मान लीजिए रेट आपको कॉस्ट दी थी 1 लाख रुपए और 1,06,000 रुपये, तो मैं कहता हूं 1,04,000। मैं 1,06,000 नहीं बोलूंगा, मैं 1,04,000 बोलूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1,06,000 है। आप किसी से पूछ रहा होगा तो इससे कम तो मिल नहीं रहा होगा, मैं 1,04,000 बोलूंगा तो ये उसी वक्त खरीद लेगा। मैंने वो पुराने फेयर में ही होल्ड किया, ये पैसे देगा, मैं टिकट पुराने रेट में ही इशू करूंगा, मेरे को नए रेट में इशू नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। जहां पर हमें ये बात पता होती है कि क्लाइंट कंफर्म है, जैसे कुछ क्लाइंट हमारे पुराने हो जाते हैं, कुछ रिलेटिव हैं, कुछ दोस्त हैं, ठीक है, जहां पर पता होता है तो क्लाइंट का नाम लिया, अपने किसी नॉन आइटा एजेंट को या जीडीएस को बोला, या अपने पास खुद के पास ही है, ठीक है, एक ऐसा भी, राइट, उसके ऊपर फेयर को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, आधे घंटे के अंदर ही कर दिया, ठीक है। और फिर क्लाइंट को फोन किया कि सर आप ऑनलाइन चेक कर लो, अब तो 30,000 रुपये फेयर बढ़ गया। फिर भी अगर आपके पास 20 मिनट हो रहे हैं, आप मुझे बोलोगे तो मैं सिर्फ 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लेके आपको वो टिकट दे दूंगा, नहीं तो ये तो सोल्ड आउट है। यही तो हो रहा है, आप लोग खुद देख लीजिए, आप लोग जब टिकट बुक करते हो चाहे डोमेस्टिक या इंटरनेशनल, जब टिकट बुक करने पे आता है आप कहते हो यार जल्दी ही कर लो, अब डिसाइड कर लिया तो कर ही लो, नहीं तो फेयर तो बढ़ना ही है। So that scarcity has been created by the airline in such a nice manner that people don't delay when they really want to travel. कहते हैं टिकट तो बुक कर ही लें, नहीं तो ये तो महंगी होगी ही होगी। जबकि रियलिटी में वो एयरलाइन में जब आप जाके बैठते हो, ठीक है, तो 20% टाइम ऐसा होता है कि वो फुल बुक भी नहीं होती है। जब वो फुली ऑक्यूपाइड ही नहीं है तो फेयर बढ़ा किस लिए? फेयर नहीं बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि आपकी इकोनॉमी क्लास के अंदर फिर क्लासेस हैं, वो क्लासेस भी आप समझोगे, ठीक है। जब वो आपको क्लास दिखाता है, जब जीडीएस आपको क्लास दिखाता है, तो वो क्लास देख के आप समझ जाते हो कि हाँ जी ये मुझे लोअर क्लास दिखा रहा है या इससे लोअर क्लास भी खुलेगी, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि जिसके पास सिर्फ जीडीएस हो, जिसके पास आइटा ना हो, वो उसको मिसयूज कर सकता है। टिकट तो इशू कर नहीं रहा, जीडीएस ले लिया, किसी भी ढंग से उसको मिसयूज किया, चाहे डमी टिकट बनाने के लिए किया, चाहे सेगमेंट ब्रेकिंग के लिए किया, चाहे और भी बड़े सारी चीजें होती हैं, जिस चीज के लिए भी किया, ठीक है, कोई रिस्क ही नहीं है, क्योंकि आइटा तो लिया नहीं, आइटा कभी लिया ही नहीं, सिर्फ जीडीएस लिया तो ट्रेस करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो लोग करते ही इस काम के लिए, इसीलिए जब जीडीएस को लगता है कि मैं इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, ये कोई कंपनी नहीं है, या इसकी बातों से लग रहा है कि इसके पास नॉलेज भी नहीं है और ये ठीक इंसान भी नहीं है, तो वो आपको जीडीएस नहीं देता। नहीं तो जीडीएस को तो आपको जीडीएस देने में फायदा है, उन्हें आपके 5, 10, 20,000 रुपए से क्या करना है? दैट्स दे आर ह्यूज कंपनीज, दे आर नॉट स्मॉल कंपनीज, ठीक है। चाहे गैलीलियो की आप बात कर लो, ट्रैवल पोर्ट इंटरग्लोब टेक्नोलॉजीज, ठीक है, चाहे आप अमेडियस की बात कर लो, लुफ्थांसा, एयर फ्रांस, फ्रैंकफर्ट, सॉरी केएलएम, ब्रिटिश एयरवेज, इन चारों एयरलाइन की कंपनी है ये। इट इज नॉट समथिंग कि हाँ
कोई अलग से कोई कंपनी, इन्होंने ही तो मिलकर कंपनी बनाई। सो इट्स नॉट व्हेन यू आर ट्रस्टिंग कि ब्रिटिश एयरवेज इतनी बड़ी है, क्योंकि आपको मालूम है हवाई जहाज है उनके, तो आप समझ लो जब इन 4 एयरलाइंस ने मिलकर अमेडियस को क्रिएट किया, तो अमेडियस खुद कितना बड़ा है, इतनी बड़ी कंपनी है दैट उनको आपके 5, 10, 20 हजार से या रिकमेंडेशन लेटर से कुछ लेना देना नहीं है। उनको इस बात से लेना देना है कि जो इतना सेंसिटिव हमने सिस्टम बनाया हुआ है, जो लोग बना ही नहीं सकते, उसका मिस यूज नहीं होना चाहिए। अगर उसका मिस यूज हो रहा है तो हम देंगे ही नहीं, देने के बाद भी वापस ले लेंगे। आइटा देने के बाद आइटा कैंसिलेशंस करनी शुरू कर दी है। ठीक है हमारे पास आए हुए, ठीक है। कई हैं जिन्होंने कोर्स नहीं किया, सिर्फ आइटा लेने के लिए ही हमारे से क्या कहते हैं छोटा सा कोर्स किया, तो उनमें से हैं कुछ जिन्हों का आइटा कैंसिल हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस ठीक नहीं करोगे तो ऑब्वियसली ये चीजें भी होंगी, राइट। सो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न, डोंट मिस यूज इट। ठीक है, आटे में नमक चलता है, ठीक है, नमक में आटा कभी नहीं चलता है, इस बात को याद रखिएगा। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? तो यहाँ पर एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एयरलाइन कैपिंग के अंदर क्या आइटा नंबर होना मैंडेटरी है? अगर 100 ट्रैवल एजेंट एयरलाइन को अप्रोच करेंगे, ठीक है, 100 के पास आइटा है, तो भी सिर्फ 10 कर पाएंगे। इन सब के पास जबकि आइटा है, ठीक है। पर मान लीजिए कि कोई एक ट्रैवल एजेंट जो ठीक प्रोसेस फॉलो कर रहा है और जिसके पास आइटा नहीं है, वो कैपिंग का प्रोसेस ठीक फॉलो करता है ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स, तो बिना आइटा के भी उसको कैपिंग मिल जाएगी। तो मैंडेटरी नहीं बनाया गया, मैंडेटरी नहीं है। जिसको काम करना आता है, अगर आज मैंने करके दिखाया हुआ है, मेरे पास ईमेल है, ठीक है, आप लोगों को भी दिखा देंगे, ठीक है। कोई भी एक कंपनी का नाम यूज किया, एयरलाइन से बात की और कैपिंग के लिए अप्रूवल लिया, ठीक है, बिना आइटा नंबर बोले, नई कंपनी, नया नाम, सब कुछ, और कैपिंग के लिए अप्रूवल, ठीक है। तो ये बिना आइटा के किया जा सकता है, बट देन यू नो that when you are communicating in the right language, you are able to use the terminologies जो आप डिमांड कर रहे हो, ठीक है। आप डिमांड उस चीज की करो ना जिसकी डिमांड वैसे पब्लिकली नहीं है। अगर एक एयरलाइन से आपने कैपिंग कर ली, ठीक है, फिर उसी के रेफरेंस से आप बाकी से करते चले जाओगे बिना आइटा नंबर लिए भी। ये भी मैं आपको एक बात और भी बता देता हूं कि हम आइटा नंबर लेने की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, ठीक है, जिन्होंने काम करते करते जिन्हों को 5 साल हो गए, ठीक है, या 10 साल हो गए, ठीक है, और उन्होंने अपना आइटा नंबर सरेंडर कर दिया। क्यों कर दिया सरेंडर? क्योंकि उन्होंने इतने इन 5 सालों में या इन 10 सालों में या जितना भी उन्होंने टाइम दिया, उसके अंदर ये समझ गए कि हमारे को अब ये 3 एयरलाइन ही करनी। पहले हमने सारी करके देख ली, हमें समझ में आ गया, काम हो गया, शुरू हो गया, सब कुछ ठीक रहा। अब हम ये मेजरली 3 कर रहे हैं, क्योंकि हम ये 3 इतनी ज्यादा कर चुके हैं कि ये एयरलाइन हमें पहचानती हैं। अब हमने इनसे कैपिंग कर ली, अब आइटा की कोई जरूरत नहीं। दे कैन सरेंडर देयर आइटा। जो भी अमाउंट वो पे कर रहे हैं, चाहे वो बैंक गारंटी पे कर रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट को काउंट करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड दीज पीपल बिकम्स द GSA ऑल्सो। मतलब ये इतने बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऐसा कर रही हैं, जिन्होंने अपना खुद का एयरलाइन का GSA ले लिया। क्योंकि भाई जब आप एयरलाइन ही हो गए, व्हेन यू आर कंसोलिडेटिंग ऑन अ पर्टिकुलर एयरलाइन, आपको बाकी किसी एयरलाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये सिचुएशन कब आएगी? ये सिचुएशन तब आएगी जब आपने पिक कर लिया कि ठीक है, मेरे को एयर फ्रांस और ब्रिटिश एयरवेज ही करना है। अब आपसे कोई कल को कहता है कि इंडिगो की टिकट बुक कर दो, आप कहते हैं मेरे को करनी ही नहीं है, मेरे पास टाइम ही नहीं है। तभी तो आएगी सिचुएशन। अगर तब भी आप 10 साल के बाद भी आप कह रहे हो कि आई वुड नॉट लेट माई सिंगल क्लाइंट गो, चाहे वो मुझसे स्पाइसजेट की टिकट मांगे, चाहे विस्तारा की मांगे, चाहे दुबई की मांगे, चाहे बैंकॉक की मांगे, मुझे तो सारी बेचती है।
तो फिर आपको सारी अगर बेचनी है तो आपके पास 50 एम्प्लॉयज भी होने चाहिए, और उन 50 एम्प्लॉयज के अंदर फिर एक्सपर्ट होने चाहिए। बड़ी कंपनी तो सारा ऐसे ही कर रही है। जब आप अगर अपनी टीम नहीं बढ़ा रहे हो, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हो, तो कंसोलिडेट तो करो। देन यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर एयरलाइन। फिर उसके बाद आपने काम किया, जो आपकी हिस्ट्री है, दैट इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। भाई आइटा एक सीढ़ी है, आपको मिल गया, आप एंटर कर गए, आपने उसको अच्छी तरह से यूज कर लिया। जब आपको समझ में आ गया भाई मैं तो पहुंच गया हूं भाई छत के ऊपर, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे अब नीचे आने ही नहीं, छोड़ दो उसको, लेट इट गो। व्हेन यू हैव गॉट योर ओन विंग्स, then what is the need of any other engine? You have to understand that. अगर आपको खुद को ही उड़ना आ गया तो फिर आपको जिन्होंने आपको उड़ाया उसकी जरूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, तो हमारा आपको सिखाने का ऑब्जेक्टिव भी यही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये चाहें कि 3 महीने के बाद भी आप हमारे ऊपर डिपेंड हो, कि फिर आप टिकट इशू करने के लिए हमें कह रहे हो कि आप करो। कहोगे ही नहीं आप, अगर आप ठीक से काम करोगे आप कभी नहीं कहोगे, उल्टा आप अपने सब एजेंट बनाने शुरू कर दोगे। You would start making your own sub agents and you would be earning money after 3 years without doing work also. ट्रैवल एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर आप इसके अंदर आ रहे हो तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 3 साल के बाद आप इस काम पे ध्यान नहीं दोगे, ये ऑटो मोड पर चलता रहेगा, अब कोई और काम करोगे। ये सबसे एडवांस इंडस्ट्री है, इसके अंदर सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। आप खुद सोच लो ना, आप सोच कर देखो, यू थिंक अबाउट इट। इट्स टूरिज्म और ट्रैवल जब आप कह रहे हो तो इट इनकम पासेस एविएशन, इनकम पासेस एयरपोर्ट, इनकम पासेस एवरीथिंग। आप सोच के देखो ना, टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रही है कनेक्ट करने के लिए कंट्रीज को, वो यही इंडस्ट्री तो है। यहाँ पर हर चीज ऑटोमेटेड अवेलेबल है। ठीक है, वो स्टेज जरूर आएगी और स्टेज पर आपने पहुंचना है, पर पहुंचोगे तभी जब कम से कम 3 साल खुद भी सिस्टम यूज करते रहोगे। अगर आप सोच रहे हो आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपने सिर्फ एम्प्लॉयज से करवाना है, तो आपका एम्प्लॉय कब आपको बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा आप समझ भी नहीं पाओगे। तो एक ओनर का खुद का करना भी बहुत जरूरी है, इस बात को याद रखना। और कोई सवाल, जवाब मिला आपको? तो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड मेनी थिंग्स टुडे। ठीक है, सर कैपिंग का मतलब क्या होता है? कैपिंग का मतलब ये होता है कि आपको एक फिक्स स्लॉट सा मिल जाएगा, एक फिक्स फेयर मिल जाएगा। अब आपको जो डायनेमिक प्राइसिंग है, ऊपर नीचे होना, ठीक है, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप बिना सोचे समझे धकाधक टिकटें बेच रहे। ठीक है, एक तरह से आपकी एयरलाइन के साथ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग है। जो एजेंट ठीक से अपने काम को समझ नहीं पाते, जल्दबाजी करते हैं कैपिंग के लिए, उनसे एयरलाइन बैंक गारंटी मांगती है। जो अपना काम ठीक से कर रहे हैं, अपना एक पर्टिकुलर रेपुटेशन क्रिएट कर चुके हैं, उनके पास एयरलाइन खुद आती है कैपिंग लेके। इस बात को याद रखना, एयरलाइन आपके दरवाजे के बाहर खड़ी हो। इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आप एयरलाइन को अप्रोच करो, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एयरलाइन कहे कि हाँ मुझे इस एजेंट के साथ काम करना है। एंड दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर नॉलेज ऑन जीडीएस। आपका डायरेक्ट कनेक्शन जो कम्युनिकेशन है एयरलाइन से, वो जीडीएस है, वो आइटा नहीं है, ये भी बता दूं मैं आपको, वो जीडीएस ही है। आई होप दिस आंसर योर क्वेश्चन ऋतिक। यस सर। ठीक है, तो अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिए, अदरवाइज यहाँ कंक्लूड करेंगे। इससे पहले मैं कंक्लूड करूँ, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये क्लास हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को है। ठीक है, सेम टाइम पर। इसके अलावा जो बीच में दिन है आपका ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इंस्टीट्यूट आके। जो एडवांस कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑनलाइन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उन्हें हम एक्सेस दे देंगे, रिमोटली एक्सेस दे देंगे, डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट मंथ। तो फर्स्ट मंथ आप सिर्फ क्लास लोगे, या 15 दिन 20 दिन जो आप सिर्फ क्लास लोगे, उसमें आपकी सिंसेरिटी को देखकर हम आपको रिमोटली एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, जो एडवांस कोर्स कर रहे हैं। तो आप जहां पर भी हैं आप प्रैक्टिस कर पाओगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दें
ये क्लासेस इसी ढंग से होंगी, एक दिन क्लास एक दिन प्रैक्टिस। ये पैटर्न इसलिए है क्योंकि ये प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो हम इस कोर्स को आपसे सेम फीस लेके 1.5 महीने में भी खत्म कर सकते हैं। द फीस इज नॉट फॉर द ड्यूरेशन, यहाँ पर कोई इमेच्योर स्टूडेंट्स नहीं है। द फीस इज फॉर द नॉलेज। अगर वो टाइम बचाती है तो उल्टा फीस इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। बट पैटर्न ये इसलिए है क्योंकि आपकी प्रैक्टिस की बहुत वैल्यू, राइट। So that is where I'll conclude. I hope you people learned something. See you on Monday.